नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि DLED थर्ड सेमेस्टर को पूरी तरह से प्रमोट कर दिया गया है और इसके बाद DLED फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी आपको ज़बरदस्त करनी है। इसी क्रम में हमने भी कमर कस ली है आपको पढ़ाने की। तो DLED के जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको मैं टॉपिक वाइज A to Z पढ़ा दूंगा आपको एक महीने में। अगले महीने आपकी परीक्षा है अक्टूबर 2020 में, जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि अक्टूबर 2020 में फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा करा दी जाएगी। तो इसलिए हमारे पास एक माह का टाइम है। इसी एक माह में ही हमें सब कुछ कंप्लीट करना है। सारे सब्जेक्ट जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सबको कंप्लीट करना है। इसीलिए बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे, सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आज हम शुरुआत कर रहे हैं सामाजिक अध्ययन की। पूरा फुल कोर्स पढ़ाएंगे, एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे, जिससे आपको कोई भी प्रश्न आ जाए आपसे गलत नहीं होना चाहिए। तो आज हम शुरू करेंगे सामाजिक अध्ययन का फुल कोर्स पढ़ाएंगे। पार्ट 1 यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए, क्योंकि ये किए बगैर आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आपकी तैयारी अधूरी रह सकती है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का निशान दबा लीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है ये आप देख सकते हैं, प्रथम स्वाधीनता संग्राम की संज्ञा किसे दी गई है? ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आपने इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लिया या आपने 2 बार 3 बार देख लिया तो निश्चित तौर पर एक एक प्रश्न आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। प्रथम स्वाधीनता संग्राम की संज्ञा किसे दी गई है? प्रथम स्वाधीनता संग्राम की संज्ञा 1857 के विद्रोह को दी गई है। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वाधीनता संग्राम की संज्ञा दी गई है। अब प्रश्न दूसरा आता है यहाँ पर कि 1857 विद्रोह के मुख्य कारण क्या थे? जो 1857 हुआ था उसके प्रमुख कारण क्या थे? तो उसका प्रमुख कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि सैनिकों को चर्बी लगे कारतूस इस्तेमाल करने को दिए गए थे, जिसका इस्तेमाल करने से सैनिकों ने, जो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक थे, उन्होंने इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। जिसके कारण क्या हुआ था कि एक मंगल पांडे जी थे, उनको फांसी दे दी गई थी इसका विरोध करने के एवज में। और जो दूसरा कारण था, राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक मामलों के प्रति ब्रिटिश शासकों की दमनकारी नीतियां इस विद्रोह की जिम्मेदार थीं। अगर 1 नंबर में प्रश्न आ जाए तो आप इतना लिख दीजिए, आपको पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। तो 1857 विद्रोह के प्रमुख कारण आपको पता चल गए कि सैनिकों को चर्बी लगे कारतूस दिए जा रहे थे, जिसका इस्तेमाल करने से उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और फिर धीरे धीरे ये विद्रोह पूरे देश में फैल गया। अगला जो प्रश्न है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857। मंगल पांडे द्वारा ही इस विद्रोह की कह सकते हैं कि शुरुआत की गई थी। सबसे पहले उन्हीं ने मना किया था इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से, जिसके बाद इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। अगर इनका इतिहास देखें तो 29 मार्च की बात है ये। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। ठीक है। उसके बाद यह विद्रोह कहां और कब हुआ? तो बैरकपुर के बाद यह विद्रोह मेरठ में हुआ। 24 अप्रैल 1857 में हुआ। मेरठ की सेना में भारतीय घुड़सवारों में 90 सैनिकों ने मेरठ में भी चर्बी लगे कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। जिसके बाद क्या हुआ था कि वहाँ की जो सेना प्रमुख थे, उन्होंने उन 90 सैनिकों को बंदी बना लिया और उन्हें जेल में डाल दिया और सेना से हटा दिया। लेकिन बाद में उन 90 सैनिकों ने जेल को तोड़ दिया और वहाँ से फरार हो गए। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि बैरकपुर के बाद यह विद्रोह मेरठ में हुआ, 24 अप्रैल 1857 में हुआ। और ब्रिटिश सेना के जो भारतीय घुड़सवार थे उसमें 90 सैनिक थे, उन लोगों ने चर्बी लगे कारतूस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें सेना से हटा दिया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन बाद में वो लोग जेल तोड़कर फरार भी हो गए।
आगे देखते हैं जो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का शासक बहादुर शाह द्वितीय था। लेकिन अगर बात करें कि 1857 का जो समर्थन है वो तो बहादुर शाह द्वितीय ने किया, लेकिन जो इसका मुख्य सेनापति था उसने नेतृत्व किया था 1857 में, जो दिल्ली का शासक था बहादुर शाह द्वितीय। और जब ये जो विद्रोह है दिल्ली पहुंचा तो वहां पर जो 1857 विद्रोह का जो नेतृत्व था वो सेनापति बख्त खां ने किया था। ठीक है, तो कभी कभी ये प्रश्न आ सकता है कि 1857 के विद्रोह के समय जो दिल्ली का शासक था वहां पर 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो थे बहादुर शाह द्वितीय के सेनापति बख्त खां। अगला जो प्रश्न है, कानपुर में 1857 विद्रोह कब हुआ? तो कानपुर में यह विद्रोह 5 जून 1857 को हुआ। और अगर ये भी यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है कि कानपुर में जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व किसने किया? तो उसका नेतृत्व किया था नाना साहेब ने। ये याद रखिएगा, कानपुर में नाना साहेब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। अब यहाँ पर दो चीजें और भी उठ सकती हैं जो मुख्य चीजें हैं कि झांसी से नेतृत्व किसने किया? 1857 का विरोध जब हुआ, जो 1857 वाला विद्रोह था, तो वहां पर झांसी में जो नेतृत्व किया था वो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। और बात करें बिहार की, बिहार में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जगदीशपुर के कुंवर सिंह थे, उन्होंने बिहार में इसका नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, किस शताब्दी को भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक और बौद्धिक जागरण का काल कहते हैं? तो 19वीं शताब्दी को भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक और बौद्धिक जागरण का काल कहते हैं। इसको ऐसे इसलिए कहते हैं क्योंकि 19वीं शताब्दी में हुए आंदोलनों ने भारतीयों को सामाजिक और धार्मिक चेतना से आंदोलित किया और उन्हें जागरूक किया। इसलिए 19वीं शताब्दी को सांस्कृतिक और बौद्धिक जागरण का काल कहते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को की गई। अब यहाँ पर प्रश्न ये भी उठ सकता है कि इसकी स्थापना किसने की? तो वो थे राजा राम मोहन राय। ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, 20 अगस्त 1828 को इसकी स्थापना की थी। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि कुछ लोगों को याद करने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि ढेर सारे अभी मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, प्रार्थना समाज है, आर्य समाज है, रामकृष्ण मिशन है, तो इनके नाम याद करने में दिक्कत हो सकती है। तो हम इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो वो राजा राम ने की। तो राजा राम कैसे याद करेंगे कि जो हम बात कर सकते हैं कि राम जो हैं वो ब्रह्मा की पूजा करते थे। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जो राजा राम थे, जो राजा श्री राम थे, वो ब्रह्मा जी की पूजा करते थे। तो इस तरह हमें याद हो सकता है कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय ने की थी, 20 अगस्त 1828 को की थी। अब ये भी यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो ब्रह्म समाज, ये 2 नंबर पे प्रश्न आ सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना के क्या उद्देश्य थे। तो यहाँ पर तो आप इसका इंट्रोडक्शन पहले लिखेंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। अब इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हो सकते हैं कि जैसे भारतीय समाज में जो बुराइयां व्याप्त थी उनको दूर करना, सभी धर्मों में आपसी एकता स्थापित करना, हिंदू धर्म को रूढ़ियों से मुक्त कर नया रूप देना, ये ब्रह्म समाज की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य थे। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने मिलकर की थी। अब ये इसके बारे में थोड़ा और बता देता हूं। इनके जो एक तरीके से कह सकते हैं गुरु इन दोनों के थे आचार्य केशव चंद्र। आचार्य केशव चंद्र से प्रभावित होकर महादेव गोविंद रानाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। कहाँ की? मुंबई में की। कब की? 1857 में की। किसने की? महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने की।
किससे प्रभावित होकर? तो अपने गुरु आचार्य केशव चंद्र से प्रभावित होकर। ये इनके राजनैतिक गुरु नहीं थे, ऐसे ही गुरु मानते थे ये उनको, तो ये उनसे प्रभावित होकर इन्होंने इसकी स्थापना की। अगला जो प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? 10 अप्रैल 1875 में की। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती ने की। अब यहाँ पर 2 नंबर में यह भी प्रश्न आ सकता है कि आर्य समाज की स्थापना के उद्देश्य बताओ। तो आर्य समाज की स्थापना के उद्देश्य क्या थे? वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना, और जो दूसरा प्रमुख उद्देश्य था, भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर पाश्चात्य प्रभाव को रोकना, यानी वेस्टर्न कल्चर को भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव को रोकना। तो उम्मीद करता हूं ये सब क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर ये भी आप कह सकते हैं कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की, इसको कैसे याद रखें? तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि आर्य समाज के लोग सरस्वती की पूजा करते थे। ठीक है, ये कह सकते हैं आर्य समाज के लोग सरस्वती की पूजा। देखिए, आर्य समाज मतलब भारत की ही बात हो रही है, और जो भारत के लोग हैं वो सरस्वती को विद्या की देवी मानते हैं। तो इस तरह हम याद रख सकते हैं कि जो आर्य समाज के लोग हैं वो दयानंद सरस्वती, ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती का प्रमुख नारा और पुस्तक का नाम लिखो। दयानंद सरस्वती का जो प्रमुख नारा था वो था वेदों की ओर लौटो, और इनकी जो प्रमुख पुस्तक थी वो थी सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने वेदों की ओर लौटो इसलिए कहा था क्योंकि जो हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता है वो पूरी तरह से वेदों पर ही आधारित है, इसीलिए दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो इनका एक प्रमुख नारा है। अगला जो प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की। जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है ये इन्होंने अपने गुरु के नाम पर की है। उनके गुरु बंगाल के एक महान संत पुरुष थे, रामकृष्ण परमहंस जिनका नाम था। तो रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, और ये बंगाल से बिलोंग करते थे, वहाँ के एक महान संत पुरुष थे। इन्होंने अपने गुरु के नाम पर, यानी स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अगला प्रश्न है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में मैडम HP ब्लावस्की और कर्नल ओलकॉट ने की। बाद में इस संस्था का भारत में भी मुख्यालय बनाया गया। 1886 में मद्रास में इसका मुख्यालय खोला गया था। यह भी प्रश्न उठ सकता है कि थियोसोफिकल सोसाइटी का भारत में मुख्यालय कब और कहाँ खोला गया? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की जो मुख्यालय था भारत में 1886 में मद्रास में इसका मुख्यालय खोला गया था। अगला प्रश्न है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1864 में की थी। और बात करें सर सैयद अहमद खान से जुड़ा एक और बात महत्वपूर्ण है, वो है कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सर सैयद अहमद खान ने ही किया था। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, कभी प्रश्न आ जाए अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सर सैयद अहमद खान ने किया। अगला प्रश्न क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या था? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पुराना नाम था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसकी स्थापना 1875 में की गई थी, और इसका बाद में नाम चेंज कर दिया गया, जिसे रखा गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU, जो आज भी अलीगढ़ में है। आप लोग सुनते रहते होंगे इसकी खबरें। अगला जो प्रश्न है, अहमदिया आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य बताओ। तो अहमदिया आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य बताओ। अगर आपको केवल 1 नंबर में ऐसे आ जाए तो आप सीधा लिख दीजिए, मुसलमानों में आधुनिक बौद्धिक विकास के संदर्भ में उपदेश और नियमों को उदार बनाना, यही अहमदिया आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। अगर थोड़ा और भी इससे लिखना चाहें तो यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं कि अहमदिया आंदोलन को शुरू किसने किया था? तो अहमदिया आंदोलन को 1800
89 में मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा शुरू किया गया था। तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया और इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे। अगला प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय मुसलमान नेता कौन था जिसने भारतीय मुसलमानों में हुई गिरावट पर चिंता व्यक्त की। क्या हुआ, 18वीं शताब्दी में भारतीय मुसलमानों की स्थिति गिरती जा रही थी, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता गिरती जा रही थी। तो वहाँ पर 18वीं शताब्दी में शाह वली उल्लाह ने इसके बारे में मुसलमानों को चेतावनी दी। इन्होंने मुसलमानों के रीति रिवाजों तथा मान्यताओं में आई कुरीतियों की ओर ध्यान दिलाया ताकि सारे भारतीय मुसलमान अपने आप को सचेत कर सकें। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई ए.ओ. ह्यूम द्वारा। इसकी जो स्थापना हुई वो बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में की गई और जो इसका प्रथम अधिवेशन था उसमें 72 सदस्यों ने शिरकत की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो इसका इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो इसमें 72 सदस्यों यानी 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी, जो प्रथम अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, वो की थी कलकत्ता के प्रसिद्ध बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी। इन्होंने अध्यक्षता की थी अधिवेशन की। बंगाल विभाजन से पूर्व बंगाल प्रांत में कौन कौन से राज्य शामिल थे। तो बंगाल विभाजन कब किया गया था ये भी इम्पोर्टेंट है, किसके द्वारा किया गया था ये भी इम्पोर्टेंट है, और इस बंगाल प्रांत में कौन कौन से राज्य शामिल थे ये भी इम्पोर्टेंट। तो बंगाल प्रांत में शामिल थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा। और अगर हम बात करें कि ये हुआ कब था, तो ये हुआ था 1905 में। किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ये भी चीज़ क्लियर कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। तो ये था रोलेट एक्ट, जो कि 1919 में लागू हुआ था। इस रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा गया, क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस थी वो बिना किसी अपराध के किसी भी को गिरफ्तार कर सकती थी, और जब उस पर मुकदमा चलता था तो वो अपना वकील भी नहीं कर सकता, अपील भी दायर नहीं कर सकता और कोई दलील भी नहीं दे सकता। तो इसलिए रोलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया, और इसका एक अन्य नाम भी दिया गया, काला कानून। ये 1919 में लाया गया। ये एक्ट लाने वाली जो कमेटी थी, इस एक्ट को एक कमेटी के द्वारा लागू किया गया था। उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष का नाम भी याद कर लीजिए, सर सिडनी रोलेट, ठीक है। सर सिडनी रोलेट इसके अध्यक्ष थे, उन्होंने ही ये रोलेट एक्ट लागू किया था। तो ये थे पार्ट 1 के सामाजिक अध्ययन डीएलएड 4 सेमेस्टर के पार्ट 1 के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अब यहाँ पर हम आपके लिए एक प्रश्न लेकर आए हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे और वह किस राज्य से संबंध रखते थे। इसका सही उत्तर आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, अगर आप डीएलएड 4 सेमेस्टर के गणित के वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। गणित की कंप्लीट तैयारी के लिए उन वीडियोस को आप जरूर देखिए और इस प्रश्न का उत्तर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और कोई भी आपकी समस्या है या सुझाव नीचे आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबाएं, ताकि ऐसे ही सारे वीडियोज़ आपको लगातार बिना किसी बाधा के मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।